गांधी दर्शन अपने आप में मौलिकता लिए हुए था, लेकिन यदि हम लोग इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो ये दिखाई देता है कि गांधी जी के दर्शन पर हमें विस्तृत रूप से पाश्चात्य प्रभाव भी दिखाई देता है। गांधी जी, जो कि अहिंसा और धार्मिक निष्ठा के वातावरण में पले हुए थे, अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान पाश्चात्य चिंतन के प्रत्यक्ष प्रभाव में आए। गांधी जी धर्म को अत्यंत विस्तृत अर्थ में लेते थे और सभी धर्मों के प्रति उनका दृष्टिकोण केवल अपने राजकोट के अनुभव के कारण ईसाई धर्म को छोड़कर सहिष्णुता का था। लेकिन ईसाई धर्म के प्रति उनका विचार सर्वथा परिवर्तित हो गया जब उन्होंने जोसिया ओल्डफील्ड के परामर्श पर बाइबल का अध्ययन किया। वे सरमन ऑफ द माउंट से अत्यधिक प्रभावित और भाव विवल हुए। गांधी जी को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके अपने धार्मिक विचारों और विश्वास से बाइबल के विचार भी मिलते जुलते हैं। उन्होंने सरमन ऑन द माउंट की तुलना गीता से भी की। त्याग को धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप जानकर वे उससे अत्यंत प्रभावित भी हुए। उनके लिए गीता और न्यू टेस्टामेंट दोनों ही शाश्वत प्रेरणा के स्रोत थे, यद्यपि दोनों का समान महत्व वे नहीं देते थे। गांधी जी ने एक बार कहा था कि हिंदू धर्म से उनको पूर्ण आत्मिक शांति मिलती है और गीता और उपनिषदों में जिस संतुष्टि का बोध उन्हें होता है वह सरमन ऑन द माउंट से नहीं होता। जब उनके मन में संशय उत्पन्न होता था तो वे गीता के श्लोक पढ़ते थे और दूसरे ही क्षण उनका विषाद उल्लास में परिवर्तित हो जाता था। उनके अनुसार गीता ने उनको बाह्य दुखों के कारण टूटने से बचाया। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि गांधी जी ने गीता और सरमन ऑफ द माउंट में कोई अंतर देखा है। सरमन ऑन द माउंट में जो बात चित्रित की गई है वही बात गीता में फॉर्मूले के रूप में व्यक्त की गई है। गीता ने प्रेम के विषय नियम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। चूंकि गीता और सरमन के उद्देश्यों में कोई संघर्ष अथवा विरोधाभास नहीं है, इसलिए दोनों ही एक कोमल एकता में समाहित हो जाते हैं। यदि हम लोग गांधी जी के दर्शन पर अन्य प्रभावों की बात करें, पाश्चात्य प्रभावों की बात करें, तो कुछ बिंदुओं में उसको स्पष्ट किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले रूप में हम लोग ईसाई धर्म के प्रभाव को गांधी के दर्शन पर देखते हैं। इंग्लैंड में गांधी जी ने न केवल कानून और अंग्रेजी रीति रिवाजों का ही ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि ईसाई संदेश और ईसाई धर्म का भी उन्होंने अध्ययन किया। दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने के पश्चात उन्हें अनेक महान ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ। विंसेंट शियान ने उन अनेक प्रभावों का उल्लेख किया है जो गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों के विकास में सहायक रहे। शियान कहते हैं कि गांधी जी पर ईसाई प्रभाव जो कि सरमन ऑफ द माउंट के माध्यम से प्रकट हुआ 1888-89 में इंग्लैंड में, जबकि वे 20 वर्ष के थे, स्पष्ट दिखाई देता है। यह शक्तिशाली प्रभाव उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों के दिनों में निरंतर बना रहा। गीता ने, जिसका प्रभाव उतना ही पुराना था, गांधी जी को 30 वर्षों के बाद भी और अधिक उससे प्रभावित किया जब उन्होंने संस्कृत में इसका अध्ययन किया। हिंदू धर्म के हजारों वर्षों से उत्पन्न गीता की अमिट छाप गांधी जी पर रही। वृद्धावस्था में गीता से उन्हें अन्य धर्मों की तुलना में और अधिक प्रेम हो गया। वे ईसा मसीह के उपदेशों की गीता के माध्यम से देखने लगे, उनकी तुलना करने लगे, उनका अध्ययन करने लगे। इस प्रकार गांधी जी के दर्शन पर हमको ईसाई धर्म का प्रभाव भी कुछ प्रभाव दिखाई देता है। यदि हम लोग पाश्चात्य विद्वानों के प्रभाव की बात करें तो गांधी जी के चिंतन पर अनेक पाश्चात्य विद्वानों की छाप दिखाई देती है। उनके विचारों की समन्वयवादी विशेषता ही उनकी मौलिकता रही। यद्यपि उन्होंने सर्वथा नवीन चिंतन प्रदान नहीं किया, लेकिन अन्य चिंतकों की वैचारिक अभिव्यक्ति पर अपनी विलक्षण अविवेचना प्रस्तुत कर वे स्वयं अग्रणी चिंतकों में सम्मिलित हो गए। गांधी जी के लेखों में जिन पाश्चात्य चिंतकों का, विचारकों का बार बार उल्लेख होता है वो मूलतः 3 हैं, जिनमें पहले हैं रस्किन, दूसरे हैं थोरू और तीसरे हैं टॉल्स्टॉय। रस्किन के विचारों से गांधी अत्यधिक प्रभावित थे। उनकी पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट से गांधी जी ने यह सीखा कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित है। रस्किन ने एक वकील के कार्य के रूप में एक न्याय के कार्य के समान मूल्यवान मानते हुए ये व्यक्त किया कि सबको काम से जीविकोपार्जन का समान अधिकार है।
गांधी जी ने श्रम का मूल्य इस विचार से पहचाना। इसी तरह रस्किन का यह विचार कि श्रम का जीवन अर्थात जमीन जोतने वाले और हस्तशिल्पी का जीवन ही जीने योग्य है, गांधी जी की प्रेरणा स्रोत बना। गांधी जी रस्किन के उपयुक्त प्रथम विचार से परिचित थे और द्वितीय विचार की उन्हें धूमिल अनुभूति हुई, लेकिन तीसरा और अंतिम विचार उन्हें इतना प्रभावित हुआ कि उन दोनों विचारों को उसमें अंतर्निहित कर दिया। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया सर्वोदय के नाम से और उसे प्रकाशित करवाया। गांधी जी रस्किन से इस कारण प्रभावित नहीं हुए थे कि वे उन विचारों के संबंध में सर्वथा अनभिज्ञ थे। उनके प्रभावित होने का कारण यह था कि स्वयं गांधी जी के विचार रस्किन की रचना के माध्यम से उभार कर प्रतिबिंबित हो रहे थे। इतना ही नहीं, गांधी जी ने रस्किन के विचारों को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया, लेकिन गांधी जी के स्वयं के विचार रस्किन के द्वारा व्यक्त थे। थोरू जो एक अन्य विद्वान थे, गांधी जी ने थोरू के जो लेखन था ऐसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस को 1908 में पढ़ा, जब वे दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रथम कारावास का दंड भोग रहे थे। थोरू के द्वारा राज्य नियमों की अवज्ञा के उदाहरण ने गांधी जी के स्वयं के निष्क्रिय प्रतिरोध के विचारों को संबल प्रदान किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में राज्य के नियमों की अवज्ञा का प्रचंड आंदोलन चला रखा था। थोरू की पुस्तक दक्षिण अफ्रीका के भारतीय सत्याग्रहियों की मार्गदर्शिका बन गई। थोरू का अराजकतावाद तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधी प्रेम गांधी जी के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। उन्हें थोरू में मानव के प्रति अन्याय से जूझने की सहानुभूति की भावना प्राप्त हुई, लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का विचार थोरू से ग्रहण नहीं किया। उनके सत्याग्रह संबंधी दक्षिण अफ्रीका तथा भारत में किए गए प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जी ने थोरू से स्वतंत्र रूप से अपने सत्याग्रह दर्शन का विकास किया था। अपने एक पत्र में गांधी जी ने व्यक्त किया था कि जब उन्हें थोरू के सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधी निबंध की प्रति प्राप्त हुई, तब तक दक्षिण अफ्रीका में सत्ता का विरोध काफी प्रगति कर चुका था। थोरू के निबंध में सिविल डिसओबीडियंस शब्द उन्होंने ग्रहण किया ताकि अंग्रेजी पाठकों को वे अपने पाठकों को आंदोलन से परिचित करा सकें। बाद में उन्होंने वही शब्द भी आंदोलन के समुचित अर्थ को समझाने में अपूर्ण दिखाई देने लगा, इसलिए उन्होंने सिविल रेजिस्टेंस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया। यह शब्द भी उन्हें अधूरा लगा, तब उन्होंने गुजराती आंदोलनकारियों के लिए सत्याग्रह शब्द का सृजन किया। इस प्रकार थोरू का गांधी जी पर प्रभाव वैसा ही था जैसा अन्य लेखकों का था। वे गांधी जी के विचारों और प्रयोगों से मेल खाते थे। उनके विचार किसी एक लेखक अथवा विचारक से ग्रहण किए हुए नहीं थे, चाहे उन पर स्रोत का कितना ही प्रभाव क्यों न दिखलाई दे। गांधी जी ने विभिन्न स्थानों से विचार ग्रहण कर उन्हें अपने विचारों के अनुरूप ढाल दिया। अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने और अपने धारणाओं को अपरिचितों तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने न केवल धार्मिक पुस्तकों का अपितु रस्किन, थोरू और टॉल्स्टॉय जैसे दार्शनिक विचारों की रचनाओं का भी प्रभावशाली उपयोग किया। टॉल्स्टॉय की बात करें तो टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक थी द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने गांधी जी को भाव विभोर कर दिया। इस पुस्तक का उन पर स्थायी प्रभाव पड़ा। ऐसे समय में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की ईसाइयों के द्वारा भारतीयों की मांग औचित्य पर कटाक्ष कर रहे थे, टॉल्स्टॉय के विचारों से गांधी जी को सत्याग्रह संघर्ष के लिए संबल प्राप्त हुआ। कुछ वर्षों के बाद गांधी जी ने यह स्वीकार किया कि अहिंसा में उनकी निष्ठा टॉल्स्टॉय की उपयुक्त पुस्तक से जागृत हुई। टॉल्स्टॉय के विचारों को पढ़कर 40 वर्ष के बाद अहिंसा के औचित्य पर भ्रम जाल में फंसे गांधी जी को पुनः नवीन प्रकाश दिखाई दिया और वे अहिंसा के प्रति पूर्ण निष्ठावान बन गए। गांधी जी के अनुसार टॉल्स्टॉय के जीवन से वे अत्यधिक प्रभावित इस कारण हुए कि उन्हें टॉल्स्टॉय में सिद्धांत और व्यवहार का लेश मात्र भी अंतर दिखाई नहीं दिया। जैसा उन्होंने कहा कि इसी तरह उसका पालन भी किया। टॉल्स्टॉय ने सत्य के अनुगमन में सब वस्तुओं को गौण माना। वैसे गांधी जी का टॉल्स्टॉय से वैचारिक परिचय बहुत पुराना था। 1890 में टॉल्स्टॉय ने पेरिस के ईफेल टावर को मनुष्य की मूर्खता का स्मारक कहा। गांधी जी ने पेरिस में टावर को देखकर टॉल्स्टॉय के समान ही निष्कर्ष निकाला। टॉल्स्टॉय ने ईसा की अमर वाणी की व्याख्या करते हुए राज्य की भर्त्सना की और शासन के हिंसक ढांचे को अस्वीकार किया। वे प्रेम के सार्वभौमिक और असीमित चित्र को प्रकट करते थे। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय के अहिंसा पर व्यक्त विचारों को अपने जीवन का आदर्श बना लिया। दोनों के मध्य संबंध पत्र व्यवहार भी हुआ, लेकिन गांधी जी सैद्धांतिक वाद विवाद में निष्ठा नहीं रखते थे।
वे जीवन के लिए व्यवहारिक विचारों में अधिक रुचि रखते थे। जब कभी उन्हें किसी पुस्तक या विचारक से प्रेरणा नहीं मिलती थी तो वे उसके विचारों को नज़रअंदाज कर जाते थे। जो उन्हें रुचिकर नहीं प्रतीत होता था वे उसे भुला देते थे और जो रुचिकर लगता था उसे व्यवहार में लाने का प्रयास करते थे। इसके अलावा एक अन्य पाश्चात्य विद्वान एमर्सन का भी प्रभाव हमको गांधी जी पर दिखाई देता है। उनके निबंधों को गांधी जी ने पढ़ने योग्य बताया। उनके अनुसार एमर्सन के निबंधों में भारतीय ज्ञान पाश्चात्य गुरु के माध्यम से प्रकट हुआ है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि गांधी जी पाश्चात्य विचारों की प्रतिछाया पुस्तकों में देखते थे और जिनमें उन्हें यह प्रतिछाया सर्वाधिक परिलक्षित होती थी वे उनसे अपने आप को प्रभावित मानने लगते थे। अतः पूर्ण पाश्चात्य प्रभाव जैसी कोई वस्तु गांधी जी के चिंतन में स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती। छुआछूत और बाल विवाह को नकारना अथवा राष्ट्रवाद का समर्थन आदि ऐसे विचार है जो पाश्चात्य प्रभाव में विकसित हुए, लेकिन गांधी जी ने ये विचार अपने पाश्चात्य चिंतन के अध्ययन से ग्रहण किए अथवा उन भारतीयों के प्रभाव में स्वीकार किया जो स्वयं पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे। कहना कठिन है कि प्रगतिशील विचार भारत के बौद्धिक वातावरण में व्याप्त थे और यदि गांधी जी इनसे प्रभावित हुए तो कोई आश्चर्य नहीं। गांधी जी टॉल्स्टॉय की भांति दार्शनिक अराजकतावादी कहे जा सकते हैं। उन्होंने औद्योगिकवाद का विरोध किया। वे आधुनिक अथवा पाश्चात्य सभ्यता के भी विरोधी थे। उन्हें शारीरिक श्रम के प्राचीन और सरल तरीके प्रिय थे। मानव के अंतःकरण की शक्ति जागृत कर ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करना तथा आध्यात्मिक सत्ता से प्रेरणा प्राप्त कर लौकिक शासन का प्रतिकार करना उन्हें ज़्यादा बेहतर प्रतीत हुआ। वे पुरातनवादी थे। उनकी रचनाओं में आधुनिक सभ्यता के समस्त उपकरण जैसे जेल, डाकतार, चिकित्सा, विधि, शिक्षा, छापाखाना आदि आलोचना के लक्ष्य बने। हिंद स्वराज में गांधी जी पर हिंदू धर्म से प्रेरित साधुवाद की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। उनका पुरातनवाद पाश्चात्य प्रभावों का प्रतिफल नहीं था। जीवन में सादगी, आवश्यकताओं को सीमित करने का विचार और स्वैच्छिक त्याग की भावना सभी जन भारतीय चिंतन से विपरीत दिखाई देते हैं। गांधी जी के विचारों का रामराज्य वाल्मीकि रामायण से प्रेरित न होकर तुलसीदास के रामायण पर आधारित दिखाई देता है। वाल्मीकि रामायण में जिस सभ्यता का चित्रण किया गया है वह ग्रामीण और कृषि प्रधान न होकर शहरी सभ्यता का बोध कराती है, जबकि गांधी जी का रामराज्य ग्रामीण और कृषि प्रधान व्यवस्था का परिचायक है। गांधी जी के विचारों का रामराज्य के विचारों से मेल खाता है। जिस प्रकार रूसों ने कला और विज्ञान के विकास को नैतिक बुराइयों और असमानता का जनक माना है, उसी प्रकार गांधी जी भी आधुनिक सभ्यता के कटु आलोचक हैं। यदि रूसों ने स्वर्णिम अतीत की कल्पना को पुनर्जागृत करने का प्रयास किया है तो गांधी जी वर्तमान जीवन में स्वर्णिम अतीत से विचारों को व्यवहारिक उपयोग में लाने के लिए इच्छुक प्रतीत होते दिखाई देते हैं। गांधी जी पाश्चात्य सभ्यता का शरीर साध्य विलासिता पूर्ण संस्कृति के प्रखर आलोचक रहे हैं। उनका स्वर्णिम अतीत प्रागैतिहासिक अतीत न होकर पूर्व औद्योगिक अतीत है, जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण श्रम के जीवन को जीता हुआ हर दृष्टि से आत्मनिर्भर है। उन्होंने आधुनिक सभ्यता की वैज्ञानिक उपलब्धियों को मानव में अनैतिक और परोपजीवी वृत्तियों को प्रेरित करने वाला माना है। उन्हें गर्व है कि भारत में अभी भी वैसे ही हल से खेती होती है जैसे सैकड़ों वर्षों पूर्व होती थी। भारत औद्योगिक होड़ में पूर्णतः सम्मिलित नहीं हुआ है। जीवन को लील करने वाली प्रतिद्वंदिता भारत के आदर्श कभी नहीं रहे। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता नैतिक जीवन के उत्थान का प्रतीक है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता ने अनैतिकता का प्रचार किया है।